मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं, इसलिए नहीं कि 370-35 पे हटा दिया। जो विजनरी कहते थे मुझे पता नहीं, इन्होंने कभी दावा नहीं किया हम विजनरी हैं। ये शुद्ध देहाती लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में खाते हैं, हिंदी में सोते हैं और शायद हिंदी में गाली देते होंगे, लेकिन इंग्लिश में गाली दीजिए तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या वंडरफुल, लेकिन वही गाली आप हिंदी में दे दीजिए कहेंगे देखिए साहब कितना जाहिल आदमी है। दोनों धाराओं के हटने के बावजूद भी जो एपरेटस, जो सिस्टम व्यवस्था में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो गई थी, वो तो फिर भी नहीं हटने वाला था। अगर वहां वो राज का दर्जा उसको रहता तो महबूबा भी आती और अब्दुल्ला भी आते। सिर्फ इन दो चीज़ों से इतना ही होता कि कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाती, लेकिन जो सिस्टम व्यवस्था में जो किया गया था उसको तोड़ने में आपको 70 साल लगते। इसलिए मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि आपने धाराएं नहीं हटाई, आपने विजनरी होने का परिचय दिया और उस राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी घोषित करके देश के अंदर सीधे तौर पर अब समस्या यह है कि सत्ता चली गई, संविधान चला गया, जो झंडा था वो भी चला गया, लेकिन अब समस्या दूसरी हो गई। और ये भी मैं कहता हूं कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। ये अगर 2019 से पहले होता तो सब कुछ होने के बाद भी मुझे थोड़ा सा दुख रहता। मैं ज़्यादा खुश क्यों हूं? इसलिए कि इस यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख की गली गली मोहल्ले मोहल्ले की इंच इंच ज़मीन केंद्र सरकार के हाथ में है। और दूसरी बात जो मेरे लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जम्मू कश्मीर की पुलिस गृह मंत्री देखेगा, उसमें भर्तियां कैसे होंगी ये भी गृह मंत्रालय देखेगा। तो लोग अब डर के मारे ये नहीं कहते कि गृह मंत्रालय देखेगा, उनको मालूम है गृह मंत्रालय का मतलब क्या है। इसलिए ये फैसला इन दो फैसलों से ज़्यादा बड़ा है। इसके न होने से आंख अधूरी रहती है। लिहाजा फिर एक बार संविधान की तरफ लौटना चाहता हूं मैं। संविधान की उन दो धाराओं को उनका 40वां होने वाला है, 13वीं हो चुकी है। 31 अक्टूबर को मैं सब जगह एक अपील कर रहा हूं, आपसे भी करता हूं, आपको अच्छी लगे तो मानिए, मैं कोई राजनेता होने की मेरी बात आपको माननी है। मैं सिर्फ आपसे वही बात कहूँगा जिसमें ना आपका कारोबार का नुकसान हो, ना आपको कोई अपनी पहचान का नुकसान हो, जो ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट दिखे। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे कंट्रोल में वहाँ जाएगा। उस दिन से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन लागू होगा, ये बात नहीं है। 31 अक्टूबर की डेट भी आपके दोनों लोगों ने, वो कब तय करते हैं, कहाँ तय करते हैं, ये भी लोगों को पता नहीं चलता है कि मीटिंग कहाँ होती है। उन्होंने तो ब्रजपात कर दिया इनके ऊपर, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश तो घोषित किया है, लेकिन जब इतिहास में लिखा जाएगा तो उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट चुनी है कि हम उस दिन करेंगे जिस दिन सरदार पटेल पैदा हुए थे। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आप जो करके जाएंगे, इतिहास उन्हीं डेट को पढ़ेगा। जो लोग सरदार पटेल को भुलाना चाहते थे और इस देश में 300 से ज़्यादा स्कॉलरशिप, खेल की स्कॉलरशिप, वो कौन सा खेल उन्होंने खेला था जिससे इस देश में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न। अब आप
सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये हमारी कमजोरी थी। एक नाथूराम गोडसे के कारण हम पूरे जिंदगी शर्मसार हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं। हमने कहा उसने कृत्य किया, उसने कहा मैंने मारा है, गलत मारा है, सही मारा है, कोर्ट सजा देगी, मैंने सजा ली और वो फांसी पे चढ़ गया। वो आपकी तरह भागा नहीं। लेकिन जिनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न हैं, उन्होंने खेल क्या था कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पे वो अवतरित हुए और पहली बार उन्होंने अंदर जनेऊ नहीं पहना, अपनी बंडी के ऊपर जनेऊ पहन के आए। ये विजुअल हैं, ये मेरी कही बात को यकीन मत कीजिएगा, जाके ढूंढ लीजिएगा। दूरदर्शन पे राजीव गांधी का जब वो आप भाषण सुनेंगे तो राजीव गांधी को बताना था कि मेरी माँ को मारा गया है, अब मुझे झेलना, मैंने भी जनेऊ पहन लिया है। उन्होंने जनेऊ ऊपर पहना, ये वाला अंदर पहन रहा है। तो आप सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए आदमी ने दूरदर्शन के ऊपर आकर के ये कहा हो कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी जमीन हिल जाती है, उस जमीन के हिलने में देश भर में हजारों और दिल्ली में 350 सिखों का कत्ल को जस्टिफाई किया गया। उस आदमी के नाम से खेल रत्न है। इस खेल के अलावा कौन सा ऐसा खेल खेला कि न सिर्फ उनको इस बात से नवाजा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाएगा, उनको भारत रत्न भी दिया गया। ये पूछा किसी ने कि कौन सा राजीव गांधी का ऐसा कंट्रीब्यूशन था कि उन्हें भारत रत्न भी मिला। और आपकी विचारधारा के और राष्ट्रवादियों में से कोई अगर कोई बात कह दे, ओहो, शाम तक माफी मलवाती पड़ती है, पूरा देश आपके पीछे लग जाता है। देखिए इसने क्या कह दिया साध्वी प्रज्ञा ने। अरे जो तुमने साध्वी प्रज्ञा को दिया था वही लौटा रही है, उसने क्या कह दिया। तो मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में यह कहना चाहता हूं, मैं संविधान के अंदर एक धारा है। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं संविधान हमने लिखा है, ये संविधान के निर्माता हैं, होंगे। उसी संविधान में एक धारा है 333, ट्रिपल तलाक नहीं, 333, 333। इस धारा को कभी सुना आपने? कभी जिक्र ही नहीं होगा। इस धारा में है क्या? और यह सवाल इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इससे दो चीज का पाखंड पता चलेगा कि अगर यह संविधान भारत के निर्माताओं ने बनाया गया जैसा कि दावा किया जा रहा है, लेकिन जो बात मैं आपसे कन्वे कर चुका हूं उसे मेरी बात को यकीन करें न करें, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 की कॉपी ले लीजिए आर्काइव से, फोटो कॉपी करा लीजिए और भारत के संविधान को लेकर बैठ जाइए। 80% फोटो कॉपी है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। कोई दावा नहीं है मेरा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि धारा 333, ये धारा क्या है? ये धारा बड़े कमाल की है साहब। इस धारा के तहत जो अंग्रेज यहां आए थे, वो अंग्रेज राज किया उन्होंने और फिर जाने से पहले चाबी अपने हिंदुस्तानी अंग्रेजों को देके चले गए। ये जो 333 का जो प्रोविजन है, ये इस पाखंड को एक्सपोज कर देगा कि इस संविधान को बनाने वाले सभी भारतीय थे और ये संविधान पूरा हमने बनाया है। उसमें कहा गया कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने राज किया, वो चले गए, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे भी अंग्रेज छोटे छोटे अफसर थे, उनके इस देश की महिलाओं से जायज और नाजायज संबंध हुए। कोई बहुत बड़े उसकी बात नहीं है, वो भी चले गए। यह कहा गया कि उन महिलाओं से होने वाली संतानों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। और 70 साल में वो एंग्लो इंडियन संतानें खत्म नहीं हुई। मुझे तो मिल नहीं रही, मैं ढूंढता हूं। लेकिन 333 के अंदर एक प्रोविजन देखिए, जाने से पहले ये प्रोविजन करके गए कि भारत की लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं, चुनाव 543 पे होगा। ये तो 2 सीटें हैं
तो जो असली थे वो चले गए, जो नकली थे वो समाप्त हो गए। लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को राष्ट्रपति हर बार लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। ये किसके नुमाइंदे हैं? ये दोनों एंग्लो इंडियन किसके लिए जवाबदेह हैं? आप तो अपने एमपी से पूछते हैं ना, हमने वोट दिया है, आप उसका कॉलर पकड़ते हैं। तो लोकसभा में नॉमिनेट होने वाले ये 2 एंग्लो इंडियन के लोग हैं, ये प्रोविजन कब आया? और भारत के किस ज्ञानी संविधान को लिखने वाले ने ये कहा कि इसको शामिल कर लो? और चलिए मैंने माना, लेकिन आज तो 2019 हो गई। इस देश में हजारों जातियां ऐसी हैं, और जिस राज्य में की राजधानी में मैं हूं, यहां तो हजारों जनजातियां हैं जिन्होंने या जिनकी कबीलों के लोगों ने, उस जातियों के सरदारों ने कभी पार्लियामेंट देखी नहीं है। कम से कम वो हजारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उनमें से कोई नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था? ये एंग्लो इंडियन को ढूंढ ढूंढ के कहां से लाया जाता है, और इस पे चर्चा नहीं होती कि इसको बंद होना चाहिए, या तो ये प्रोविजन खत्म होना चाहिए, या ये एंग्लो इंडियन की जगह इस देश में उन लोगों को 2 सीटों पे नॉमिनेट करना चाहिए जो भारत में सबसे कम जनसंख्या में है। और उसमें मेरी सजेशन है, सरकार माने या न माने, मैं तो सजेशन ही दे सकता हूं। भारत के गृह मंत्री ने आर्टिकल 35 और 370 की जब चर्चा हो रही थी, तो जो बात इस देश के लोगों को बताई नहीं गई थी, तो बताने से ज़्यादा मैं समझता हूं मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी कि हम तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, वो दिन और वो डेट हमने क्यों नहीं याद रखी, इसकी भी चर्चा मैं लगातार लोगों से कर रहा हूं। तो गृह मंत्री तक शायद ये बात पहुंच गई। 22 फरवरी 1994, 1994, 22 फेब, देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत की पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव आरएसएस और बीजेपी का नहीं था कि इनको साहब पाकिस्तान से दुश्मनी थी। उस प्रस्ताव में सिर्फ यह कहा नरसिम्हा राव ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। अब नरसिम्हा राव के गुरु थे अटल जी, ये तो पता ही है आपको। तो ऐसी जगह अटल जी तो बड़ा लंबा पॉज लेते थे, इतनी देर में तो कोई कहीं से कहीं चला जाता था, लेकिन नरसिम्हा राव ने सार्वजनिक तौर में कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु अटल जी हैं। लेकिन अपने गुरु से सही टाइम पे पॉज ले लिया उन्होंने और कहा कि कश्मीर एक मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच में, यही एक विवाद है। और विवाद सिर्फ इतना है जो पॉज के बाद बोले, तो बहुत सारे लोग जो पहले वाले सेंटेंस पे इतने खुश हुए कि लगा कि वो पार्लियामेंट की बेंचेस पे खड़े होने वाले थे, वो बेचारे आधे ही खड़े हुए थे ताली बजाते बजाते। नरसिम्हा राव ने अपने उस प्रस्ताव में जो दूसरी लाइन जोड़ी, उसके बाद ऐसा सदमा बैठा कि लोग ताली बजाना भूल गए, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हो गया। और दूसरी लाइन ये थी कि दोनों के बीच में विवाद है, कश्मीर विवाद है, और विवाद सिर्फ इतना है कि जिस जम्मू कश्मीर के इलाके पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमें वापस लेना है, सिर्फ इतना ही विवाद है। देखिए, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, पहले वाले लोग सो जाते थे देवी गौड़ा की तरह, इस बार के जो लोग हैं वो सोते ही नहीं हैं। लोग ढूंढ रहे हैं ये सोते कब हैं। यही सेम लाइन, यही सही सेम बात इस 5 और 6 अगस्त की डिबेट में भारत के गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। अभी तो सिर्फ कहा है, अभी सिर्फ कहा है, कुछ करा नहीं है। लेकिन आपकी शैली काम करने की जो 5000 साल पुरानी थी, उसका परिचय जरूर दिया है इस 37 को हटाने में। उससे ये मिलता तो है कुछ कि बात कुछ उस तरफ जा रही है। ये ढंडोरा पीट के नहीं होगा कि हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे जैसे सब्जी मंडी में मिल रहा है, लाया वाया कोई नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं।
आप काम कैसे करना चाहिए, सत्ता कैसे चलनी चाहिए, देश कैसे चलता है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी पूरी ताकत से तारीफ करनी चाहिए। मेरा कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध नहीं है, लेकिन आप देखिए कि इस घटना ने पाकिस्तान के अंदर परेशानी क्यों पैदा की है। इस पूरी घटना से जम्मू कश्मीर के बारे में जो लगातार सुबह शाम कहा जाता था, नहीं बातचीत से हल होगा, बातचीत से, ये दुनिया की सबसे लंबी बातचीत चल रही है 70 साल से। और बातचीत में बातचीत क्या करते हैं, बात क्या होती है और चीत क्या होती है, मैं समझ नहीं पा रहा। कौन से शब्द नए प्रयोग होते हैं, कौन सी नई भाषा बोली जाती है। अगर उस ड्राफ्ट को निकाले तो भाई इस बार क्या नई बात की थी तुम लोगों ने, वो ढूंढेंगे तो आपको समझ में, लेकिन बातचीत चल रही है, बातचीत से हल होगा क्या। इन्होंने कहा कि बातचीत से जो हल होगा वो हमने हल कर लिया। आपने हल करा है तो संकट क्या है कि जो उनके प्रॉक्सी थे, जिनकी जबान, जिनकी भाषा, जो कुछ जम्मू कश्मीर में एक राज जो भारत में, लोकतंत्र भारत में 2 नेशन थ्योरी को रिप्रेजेंट करता था, उस राज के अंदर इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके, आपके राजनेताओं की भूख को सेटिस्फाई करके, दिल्ली को घुटनों पे दबा दबा करके जो भी कुछ उन्होंने इख्तियार आपसे हासिल लिए, अधिकार हासिल किए, वो देश के खिलाफ थे। लिहाजा आपने जैसे ही उस पूरी बाउंड्री को रीश्योर किया, जिस बात की तरफ मेरा इशारा है वो पाकिस्तान को समझ में आ गया है, जिसको मैंने अभी बताया कि 370 और 35 से पाकिस्तान परेशान नहीं है। जो उसके प्रॉक्सी बैठे हुए थे, जो हुर्रियत की शक्ल में थे, जो मूसा की शक्ल में थे, जो महबूबा और अब्दुल्ला की शक्ल में थे, जो वही बोलते थे, जो ये तय करते थे भारत सरकार को कि आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एक राज्य की मुख्यमंत्री भारत की सत्ता को बताएगी कि किससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, भारत का किस में हित है, किसका हित में नहीं है, ये भारत का प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये रक्षा मंत्री तय करेगा कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान की भी वही तकलीफ है कि इन्होंने यूनियन टेरिटरी घोषित करके जम्मू कश्मीर पे सारी ज़मीन ले ली। अब तो यहाँ भारत सीधे तौर पे आएगा, तो जम्मू कश्मीर में अब हमारे प्रॉक्सी की दुकान बंद हो गई है। और पूरी दुनिया में जब इस मुद्दे को उठाया तो पाकिस्तान ने भारत को इनडायरेक्टली मजबूत कर दिया। वो बार बार कह रहा है कश्मीर, तो सब पूछ रहे हैं कश्मीर में क्या हुआ, क्या हुआ भाई, कोई बॉर्डर बदल गया, क्या हो गया। अब ये नहीं कह पा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया कह रही है ये इंटरनल मामला है। तो अब इंटरनल मामला ये तो आपने इंटरनल घर अपना ठीक कर लिया है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन घर ठीक कर लेंगे और हफ्ते में 1 दिन पानी पियाएंगे, उतने में हो जाएगा काम। कुछ और नहीं करना है आपको, किसी पे हमला नहीं किया आपने, बम बनाया हुआ है आपने, आपने सिर्फ यही कहा कि हमने अपना घर ठीक करना था, कर लिया, ये भारत की जनता तय करेगी। तो एक तो आपने कश्मीर के बॉर्डर को रीश्योर कर लिया, कश्मीर की ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान की पैदा किए हुए जायज़ और नाजायज़ राजनीतिक दलों की सत्ता को कमज़ोर कर दिया और संविधान को डस्टबिन में डाल दिया। वहाँ की नागरिकता के नाम पे हिंदुओं को वहाँ जाने से रोकने की जो रुकावट थी उसे समाप्त कर दी, और उसका मिसयूज़ करके आपने हिंदुओं को पूरे देश के, मैं हूँ या आप हूँ, आप सबको जम्मू कश्मीर में जाने के लिए नागरिकता लेनी पड़ेगी, वहाँ रहने के लिए नागरिकता लेनी पड़ेगी, वहाँ ज़मीन करने की नागरिकता, उसको तो आपने कहा कि ठीक है, तो मैं तो चलो इतना भी मानता हूँ। लेकिन वो बार बार ये जब कहती थी कि नहीं कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, ये जब वो कहती थी तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि इनका मतलब क्या है। ये कैसी जमहूरियत और इंसानियत है कि उस जमहूरियत और इंसानियत के अंदर कश्मीरी पंडित जो उस ज़मीन पर रहता था उसको तो आपने मार के निकाल दिया, और जो भारत के हिंदुस्तानी हैं उनको वहां जाने से रोक दिया। लेकिन ताज्जुब है कि मुझे आपने जाने से रोका, मुझे जमीन नहीं दी, मैं थोड़ी देर के लिए सब्र कर लेता हूं। लेकिन मुझे बताइए 2008 से 2019 तक बर्मा से चल के रोहिंग्या मुसलमान 98,000 जम्मू कश्मीर में कैसे बस गया, और आप कहती हैं कश्मीरियत, आप कहती हैं हमारे भाई हैं, तो भाई को तो आपने निकाल दिया, जो बचे हुए थे उन्हें चारा बना दिया आपने,
और मुसलमान बर्मा से आ जाए, मुसलमान बांग्लादेश से आ जाए, जम्मू कश्मीर में धारा 35 है उन्हें नहीं रोक पा रही थी, हमारे लिए थी सिर्फ। उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है। तो ये साफ एजेंडा है कि आप हिंदुओं के खिलाफ थी। अगर आप ये कहती कि भारत के किसी नागरिक को वहां आने के लिए, बसने के लिए नागरिकता लेनी, यहां तक भी ठीक था, तो फिर रोहिंग्या मुसलमानों को आपने कैसे दी? फिर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 25 मौलवियों को ले जाकर के आपने वैली के अंदर जो मस्जिदें हैं उन मौलवियों को नागरिकता कैसे दी? क्योंकि वो जहर उगल रहे हैं।